अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो मुंह से निकलने वाली वायु है उसमें रुकावट पैदा होती है या वो घर्षण के साथ रगड़ के साथ मुंह से बाहर निकलते हैं, ऐसे वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा ही स्वर की सहायता से किया जाता है। अगर स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ न हो तो अगर व्यंजन का प्रयोग स्वर के साथ ना हो तो ऐसे व्यंजनों को अधूरा माना जाता है। और इसको लिखते समय हम जहाँ पर जिन व्यंजनों के साथ स्वर का प्रयोग ना हुआ हो, जब हम उसे लिखते हैं तो हम उस वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 37 व्यंजन हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजनों के अंतर्गत बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन हमारे 27 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं और आगत व्यंजन 2 हैं। कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से यानी गले से निकल करके मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब यानी मुंह से जब वायु निकलती है तो वो मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को जरूर टच करती है, जरूर छूती है, स्पर्श करती है। इसीलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें हमारे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ढ़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 27 व्यंजन हैं। तो क, ख, ग, घ, अंगा इन्हें हम क वर्ग के व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ, इया इन्हें हम च वर्ग के व्यंजन कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और अढ़ा इन्हें हम ट वर्ग के व्यंजन कहते हैं। त, थ, द, ध, न ये ता वर्ग के व्यंजन है और प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग के व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा गया है। अब देखो, हिंदी को कहते हैं ना कि बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। सबसे पहले जब हम बोलना शुरू करते हैं तो आवाज़ हमारे कंठ से शुरू होती है, गले से शुरू होती है। और इस जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनियों को जो है कंठव्य कहते हैं। और ये सबसे पहला वर्ग रखा गया है का वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंगा। इसे हम अब बोलते हैं तो हम देखते हैं कि गले से हमारी आवाज़ निकल रही है, वायु का स्पर्श गले पे हो रहा है क, ख, ग, घ, अंगा में, और इसीलिए इन का वर्ग की ध्वनियों को कंठव्य ध्वनियाँ कहते हैं। फिर दूसरा है हमारा च वर्ग, कंठ के ऊपर तालु होता है, तो दूसरा वर्ग भी हमारा जो उसके बाद वाला है च वर्ग। च वर्ग से जो भी वर्ण निकलते हैं, जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, वहाँ पर मुंह से निकलने वाली वायु तालु को स्पर्श करती है और इसीलिए च वर्ग की ध्वनियों को तालव्य कहते हैं, जिसमें च, छ, ज, छ, इया ये 5 वर्ण हमारे ये तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए च वर्ग की ध्वनियों को हम तालु कहते हैं। तालु हमारा कंठ के ऊपर का भाग होता है मुंह में। तीसरा है टा वर्ग, तालु से आगे का हिस्सा मूर्धा कहलाता है। और तीसरा वर्ग हमारा टा वर्ग जो है, वहाँ से जो भी वर्ण निकलते हैं, जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, अढ़ा ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, क्योंकि मूर्धा को स्पर्श करते हुए ही ये ध्वनियों का उच्चारण किया जा सकता है। फिर ता वर्ग आता है। ता वर्ग जहाँ पर जीभ का स्पर्श ता से होता है, दांतों से होता है। त, थ, द, ध, न। देखो, जब हम बोल रहे हैं तो जीभ का स्पर्श हमारा दांतों से हो रहा है और इसीलिए ता वर्ग की ध्वनियों को दंतव्य कहा जाता है। टा वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ
जो है पलटकर हमारी मूर्धा को छूती है, इसीलिए उसे मूर्धन्य कहते हैं। और ता वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ हमारी दांतों को छूती है और इसीलिए ता वर्ग के वर्णों को, ता वर्ग की ध्वनियों को दंतव्य कहा जाता है। आप उच्चारण करके देखिए, ता, थ, द, ध, न, इन सभी ध्वनियों को बोलते समय जीभ हमारी दांतों को स्पर्श करती है। अगला हमारा पा वर्ग है। पा वर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे ओठों का प्रयोग होता है और इसीलिए पा वर्ग की ध्वनियों को ओष्ठ्य कहा जाता है। बोल करके देखो, प, फ, ब, भ, म। सबसे पहला हमारा उच्चारण के लिए सबसे पहला अंग हमारे शरीर का कंठ का है, इसलिए और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में सबसे पहला वर्ग भी हमारा जो है वही रखा गया है जो ध्वनियाँ कंठ से निकलती हैं। उसके ऊपर दूसरा अंग हमारा तालु है, जहाँ पर जीभ का स्पर्श तालु से होता है। और वर्णमाला में जो है व्यंजन का दूसरा वर्ग भी हमारा ऐसी ध्वनियों को रखा गया है जो जिनका प्रयोग तालु से होता है, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा अंग हमारा जो उच्चारण में प्रयोग होता है वो है मूर्धा। और वर्णमाला का में व्यंजन का तीसरा वर्ग भी ऐसी ध्वनियों को रखा गया है जिसका प्रयोग करते समय मूर्धा का प्रयोग होता है। जीभ हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है और ऐसी ध्वनियों को मूर्धन्य कहते हैं। और ये ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ, ढ। फिर तीसरा चौथा अंग हमारा जो बोलने में प्रयोग होता है वो हमारा दांत है। यहाँ पर चौथा वर्ग जो व्यंजन में है वो ता वर्ग है और इसकी सभी ध्वनियों को बोलते समय ता का प्रयोग जो है दांतों का स्पर्श होता है, त, थ, द, ध, न, और इसीलिए इन्हें दंतव्य कहते हैं। पांचवा जो उच्चारण के लिए हमारे ओठों का प्रयोग होता है और इसलिए जो पांचवें वर्ग में जो भी ध्वनियाँ हैं वो सबको का प्रयोग करते समय ओठों का प्रयोग होता है और इसीलिए इसे ओष्ठ्य भी कहते हैं। और ये ध्वनियाँ हैं प, फ, ब, भ, म। इस तरह से स्पर्श व्यंजन में ये 27 व्यंजन हमारे आते हैं जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के व्यंजन। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति, यानी जो है ये स्वर न पूरी तरह से स्वर है न पूरी तरह से व्यंजन है। और इन वर्णों का उच्चारण जो है जीभ, तालु, दांत और ओठ इनके परस्पर पास आने से होता है। जब जीभ, तालु, दांत और ओठ ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं जिन वर्णों को बोलते समय वो हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसको उच्चारण करते समय सांस में रुकावट हमारी अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए स्वर में तो बिल्कुल नहीं होती है और व्यंजन में होती है, ज़्यादा होती है। तो जब हल्की सी रुकावट आती है तो ये ऐसे वर्ण हमारे स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं और ऐसे व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन है या, र, ला और वा। इसके अलावा तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुंह में रगड़ उत्पन्न हो, क्योंकि कोई चीज़ रगड़ खाती है तो वो गर्म होती है, ऊष्म का मतलब भी होता है गर्म। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुंह से निकलने वाली हवा किस स्थान पर रगड़ खाती है और उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। और ये है श, स, सा और हा। ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगत व्यंजन वो व्यंजन है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे रेफ जो नीचे लगता है, नुक्ता जो है शब्दों में हम किसी किसी वर्ण के नीचे नुक्ता लगाते हैं, जैसे ज़रा, जेब्रा, रफू, या जो है फिर डॉक्टर में ऊपर औ की तरह से लगाते हैं। ये हम जो है नुक्ता जो है वो हमारे आगत व्यंजन के अंतर्गत आता है।